देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग में बीजेपी ने ऐसे कई राज्यों में जीत का पताका लहराया है जहां पहले पार्टी सत्ता में नहीं रही। कई नए नए रिकॉर्ड्स बनाए। असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में बीजेपी पहली बार अकेले अपने दम पर बहुमत के साथ सत्ता में आई। वहीं हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठा। कुल मिलाकर उत्तर भारत से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक में बीजेपी भगवा लहरा चुकी है। लेकिन दक्षिण भारत की ओर जाते जाते बीजेपी का विजय रथ डगमगाने लगता है। बीजेपी 3 दशकों से दक्षिण के राज्यों में पैर पसारने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका रथ कर्नाटक तक आकर रुक जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना की तो बात दूर, इस बार तो कर्नाटक की जनता ने भी बीजेपी को धोखा दे दिया। लेकिन क्यों? आखिर दक्षिण में ऐसा क्या है? वहां आकर क्यों हार जाती है बीजेपी? क्या सच में दक्षिण कांग्रेस पर लट्टू है और उत्तर बीजेपी पर? दक्षिण में कैसा है बीजेपी का जनाधार? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी के लिए मिशन साउथ इम्पॉसिबल टास्क बनता जा रहा है। इस पर दुनिया की नजर तब गई जब पिछले साल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए और दक्षिण भारत में बीजेपी लगातार 2 बड़े राज्य हार गई, कर्नाटक और तेलंगाना। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका कर्नाटक हार के बाद लगा, क्योंकि कर्नाटक दक्षिण भारत का इकलौता ऐसे राज्य था जिसने बीजेपी के लिए सबसे पहले अपने दरवाजे खोले थे। इन रिजल्ट्स के साथ बीजेपी दक्षिण से साफ हो गई। हालांकि पुडुचेरी में वो सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा जरूर है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अपने पैर पसार रखे। वहीं इस बार तेलंगाना भी कांग्रेस के लिए खुशखबरी लेकर आया है। केसीआर की पार्टी बीआरएस चुनाव हार गई और वहां पहली बार कांग्रेस सत्ता में आई। वहीं इसके उलट उत्तर में कांग्रेस का सूपड़ा साफ है। जहां एक और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में फिर से सत्ता में वापसी की, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विदाई हो गई और वहां अब भगवा लहरा रहा है। विधानसभा चुनाव के इन परिणामों ने नॉर्थ साउथ को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है। कहीं ना कहीं इन रिजल्ट्स का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए बीजेपी दक्षिण में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए जी जान लगा रही है। अब देखा जाए दोस्तों, तो दक्षिण के इन राज्यों में 130 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से अभी महज 29 सीटें बीजेपी के पास हैं। इसमें 25 अकेले कर्नाटक से ही हैं, जबकि 2019 में 4 सीट तेलंगाना में जीती थी। इससे आप समझ सकते हैं कि बाकी के राज्यों में बीजेपी के कैसे हालात होंगे। दक्षिण को प्रमुखता से लेने की एक वजह और भी है। दरअसल नॉर्थ इंडिया के मेन स्टेट्स में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बम्पर सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक बीजेपी की सरकार है। पूर्वोत्तर में भी कमल खिल चुका है। उत्तर भारत के जिन राज्यों में अभी वो सत्ता में नहीं है, वहां भी वो प्रमुख विपक्षी दल हैं। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही है। अब ऐसे में बीजेपी इस बात का ध्यान भी रख रही है कि अगर यहाँ पर सीटें कम हो तो इसकी भरपाई साउथ से की जा सके। दक्षिण में जमीन मजबूत करने में जुटी बीजेपी के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। वहीं आंध्र प्रदेश और केरल में तो पार्टी का एक एमपी तक नहीं है। जी हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में बीजेपी को महज 1% वोट मिले थे। आंध्र प्रदेश की तरह ही बीजेपी के सामने तमिलनाडु में भी चुनौती बड़ी है। दरअसल दक्षिण भारत में बीजेपी का कोई खास जनाधार नहीं है। बीजेपी की छवि हिंदूवादी पार्टी की है और तमिलनाडु द्रविड़ आंदोलन की जमीन रही है। इसके साथ ही बीजेपी पर लगा हिंदू पार्टी का टैग ज्यादा मुश्किल पैदा करता है। इसके अलावा वहां की प्रमुख पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी के AIADMK से उसका गठबंधन था, लेकिन 25 सितंबर 2023 को उसने भी बीजेपी से दूरी बना ली। AIADMK के इस फैसले के पीछे की वजह बीजेपी की राजनीति का तरीका है। जी हाँ, तमिलनाडु में बीजेपी के नेता जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उससे AIADMK काफी दिनों से नाराज चल रही थी। पार्टी के उप महासचिव KP मुनुस्वामी का कहना है कि भाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई समेत अन्य नेता AIADMK के आदर्शों पर तो लगातार हमला बोल ही रहे थे। साथ ही जयललिता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री CN अन्नादुराई जैसे नेताओं को लेकर भी टिप्पणी कर रहे थे। इससे AIADMK के नेता और कार्यकर्ता खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। इसके अलावा तमिलनाडु की राजनीति में पार्टी का घटता कद और घटता जा रहा था।
2024 लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके साथ ही अप्रैल 2026 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होना है। पार्टी के ज्यादातर नेताओं का मानना है कि भाई तमिलनाडु की राजनीति कुछ अलग तरह की है। वहाँ की जनता बारी बारी से डीएमके और एआईएडीएमके को मौका देती रहती है। बीजेपी की राजनीति में जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा फोकस पॉइंट है, बीजेपी से गठजोड़ रखने से एआईएडीएमके को 2024 के लोकसभा और 2026 के विधानसभा चुनावों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी की वजह से कॉम्पिटिटर डीएमके को हमलावर होने का ज्यादा मौका मिल रहा था। आगामी दोनों चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर एआईएडीएमके ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया। दक्षिण के एक और इम्पोर्टेंट राज्य केरल में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बावजूद इसके बीजेपी का यहाँ पर कोई विधायक नहीं। ऐसा तब है जब उसके लोकल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की यहाँ पर 4500 से ज्यादा शाखाएं होने का दावा किया जाता है। राज्य में एक बड़ी आबादी ईसाई समुदाय की है दोस्तों, और बीजेपी की नजर इसी पर है। लेकिन यहाँ भी हिंदूवादी पार्टी होने का तमगा बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। हाल ही में कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के पार्टी में शामिल होने से बीजेपी को उम्मीद है कि वो इस समुदाय को अपने पाले में खींचने में सफल होगी। कुल मिलाकर कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के पास कोई बड़े कद का नेता नहीं है, ना ही किसी लोकल और बड़ी पार्टी का सपोर्ट, जिसकी कमी हर राज्य में देखने को मिली है। यही सवाल है जिसके बारे में बीजेपी सोच रही है, जिससे कि न सिर्फ पार्टी का आधार मजबूत हो सके बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 में ठीक ठाक सीटें भी जीत सके। तो क्या ऐसे में बीजेपी 2024 में दक्षिणी राज्यों को रिझा पाएगी? इस वीडियो में हमने दक्षिण के वैसे 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी के जनाधार का एनालिसिस किया है। इस एनालिसिस के लिए हमने 2 बिंदुओं पर फोकस किया है। पहला, इन राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर, और दूसरा, इन राज्यों की जिन सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है वहां पर पार्टी का वोट प्रतिशत। हम सबसे पहले शुरुआत तमिलनाडु से करेंगे। तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्यों में से आता है। यहाँ कुल 234 विधानसभा और 39 लोकसभा सीटें हैं। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एआईएडीएमके के साथ गठबंधन था। एआईएडीएमके के सहयोग की वजह से 20 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी 4 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। तो इस चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 2.62% रहा था। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ना तो एआईएडीएमके के साथ थी और ना ही डीएमके के साथ। उस चुनाव में बीजेपी 128 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन किसी सीट पर जीत नहीं मिली थी। यहाँ तक कि उसके 180 उम्मीदवारों की जमानत जब्त भी हो गई थी। 188 सीटों पर लड़कर भी बीजेपी का वोट शेयर 2.84 रहा था। ऐसा ही कुछ 2011 और 2006 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ है। तमिलनाडु की लोकसभा सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन तो और भी खराब रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके के साथ होने के बावजूद बीजेपी को किसी सीट पर जीत नहीं मिली थी। 2009 और 2004 के आम चुनाव में भी बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को डीएमडीके, एमडीएमके और पट्टाली मक्कल कच्ची से गठबंधन का लाभ जरूर मिला। वहीं बीजेपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उसे 1 सीट पर जीत मिल भी गई। बीजेपी का वोट शेयर 5.5% रहा। तमिलनाडु में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालने से पता चलता है कि भाई वो खुद की बदौलत एक भी सीट जीतने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब कर्नाटक, देखिए सीटों के लिहाज से तमिलनाडु के बाद कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ विधानसभा में 224 सीटें और लोकसभा की 28 सीटें हैं। दक्षिण भारत में यही एक राज्य है जिसको लेकर बीजेपी दावा कर सकती है कि उसकी सियासी जमीन कुछ हद तक मजबूत है। हालांकि मई में प्रदेश की सत्ता खोने के बाद ये कहा जा सकता है कि भाई कर्नाटक में भी बीजेपी की राह आसान नहीं रही। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि कर्नाटक में बीजेपी का सियासी जमीन जिस एक शख्सियत की वजह से इतनी मजबूत हुई थी, वो नेता अब राजनीति से अलग हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं 80 साल के बीएस येदियुरप्पा की। बीएस येदियुरप्पा का ही कमाल था कि 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कर्नाटक में शानदार प्रदर्शन का 110 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और पहली बार अपने दम पर दक्षिण भारत के किसी राज्य में सरकार बनाने में भी कामयाब हुई थी। 2013 विधानसभा चुनाव छोड़ दें तो पिछले 6 विधानसभा चुनावों में बीजेपी का कर्नाटक में जो भी प्रदर्शन रहा था उसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा।
क्योंकि 2013 में येदियुरप्पा बीजेपी से अलग हो गए थे, जिसके बाद पार्टी चुनाव में बहुत बुरी तरह हारी। बीजेपी का वोट प्रतिशत सीधा गिरकर जो है 20% हो गया था। इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटक में अब तक बीजेपी की जो राजनीतिक हैसियत बनी, उसमें सबसे बड़ा हाथ बीएस येदियुरप्पा का रहा है। अब बीएस येदियुरप्पा के एक्टिवली पार्टी का चेहरा नहीं रहने के बाद बीजेपी के लिए कर्नाटक की डगर भी मुश्किल हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी एचडी कुमारस्वामी की रीजनल पार्टी जेडीएस को अपने पाले में लाने में कामयाब हो गई है, लेकिन इसका बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये 2024 के चुनाव नतीजे ही बताएंगे। आंध्र प्रदेश, देखिए तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटें हैं, वहीं लोकसभा सीटों की संख्या 25। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कभी भी कोई खास जनाधार नहीं रहा है। हालांकि 1990 में जब तेलंगाना अलग राज्य नहीं बना था, तब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी टीडीपी के साथ गठबंधन की वजह से बीजेपी को कुछ सीटों पर जीत मिली। चंद्रबाबू नायडू वो नेता थे जिन्होंने 1990 के दशक में खुलकर बीजेपी का समर्थन किया था। टीडीपी अटल सरकार के दौरान एनडीए का हिस्सा थी। टीडीपी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी एनडीए का हिस्सा रही है। बीते कुछ सालों में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव आम चुनावों के साथ ही हुए हैं। बीजेपी का जनाधार कम रहा है, लेकिन टीडीपी के गठबंधन की वजह से बीजेपी ने 2014 में 4 विधानसभा सीटें और 2 संसदीय सीटें जीतने में कामयाब रही। 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 2% और लोकसभा चुनाव में 7% रहा। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ा है और दोनों ही चुनावों में पार्टी का वोट प्रतिशत 1% से भी कम रहा। इन दोनों चुनावों में बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल सकी थी। दिखाए गए चार्ट से आप समझ सकते हैं कि लंबे समय से टीडीपी का साझेदार रहने के बावजूद बीजेपी राज्य में अपना जनाधार मजबूत करने में कामयाब नहीं हो पाई है। वो टीडीपी की छत्र छाया के बाहर नहीं निकल सकी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या बीजेपी एक बार फिर आंध्र प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या फिर अपनी सीटें बढ़ाने के लिए किसी साझेदार को ढूंढेगी। केरला, देखिए केरल की राजनीति में बीजेपी एक कमजोर खिलाड़ी रहा है। हालांकि आरएसएस के कार्यकर्ताओं का बेस केरल में मजबूत है। 2014 से राज्य में बीते 4 चुनावों में बीजेपी का वोट प्रतिशत 10 से 13% के आसपास रहा। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा 13% रहा। पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में मेट्रोमैन ई श्रीधरन को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया था। हालांकि इस चुनाव में भी पार्टी का परफॉर्मेंस 2016 विधानसभा चुनाव की तरह ही रहा। बीजेपी के पास केरल में ऐसे नेताओं की भारी कमी है जिनके नाम पर वहां के लोग चुनाव में समर्थन दें। इस कमी को मिटाने के लिए बीजेपी प्रयास में जुटी हुई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी इस साल अप्रैल में बीजेपी में शामिल हुए थे। ये उसी रणनीति का हिस्सा है। केरल की राजनीति में शुरू से कांग्रेस और सीपीएम का आधिपत्य रहा है, जो अभी तक कायम है। केरल के लोग जिस तरह से राजनीति को लेकर विचार रखते हैं, उसे देखते हुए फ्यूचर में कांग्रेस सीपीएम के आधिपत्य को चुनौती देना बीजेपी के लिए पॉसिबल नहीं लगता। तेलंगाना, देखिए पुडुचेरी छोड़ दें तो दक्षिण भारत में तेलंगाना में सबसे कम सीटें हैं। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं, वहीं लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बनने के बाद से ही तेलंगाना की राजनीति पर बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव का एक छत्र राज जारी है। तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 7% वोट के साथ महज 1 सीट ही जीत पाई है, लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी 4 सीटों पर अपना परचम लहराने में कामयाब रही। बीजेपी का वोट शेयर भी 19.45% तक पहुंच गया। ऐसा कर बीजेपी ने केसीआर को फ्यूचर में चुनौती देने की हुंकार भर दी थी, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में केसीआर ने फिर से जनता की नब्ज को पकड़कर पार्टी को मजबूत कर लिया है। केसीआर की लोकप्रियता तेलंगाना में अभी भी इतनी ज्यादा है दोस्तों कि किसी भी पार्टी के लिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उसके आगे सब फेल है। वहीं बीजेपी बंदी संजय कुमार की पिछले 3 से 4 साल में कड़ी मेहनत की वजह से ही तेलंगाना में थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी पाने में कामयाब रही थी, लेकिन फिर चुनाव से कुछ महीने पहले बंदी संजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी ही मार ली। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंदी संजय कुमार के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की तारीफ कर चुके हैं। अब यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, देखिए पुडुचेरी एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, जहां 30 विधानसभा सीटें हैं।
यहाँ की राजनीति में दूर दूर तक बीजेपी दिखाई नहीं देती। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी का वोट प्रतिशत 14% रहा था। तब बीजेपी ने एनआर कांग्रेस और एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने यहां जिन 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इनमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दक्षिण भारत के इन राज्यों को पॉलिटिकल सिचुएशन और इलेक्शन एनालिसिस से कुछ कंक्लूजन जरूर निकाले जा सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014 से केंद्र में सत्ता में है। उस वक्त से पार्टी का देशव्यापी जनाधार भी काफी बढ़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का भी तमगा बीजेपी के साथ इस दौरान मिला। लेकिन बीजेपी को इस बात की कसक जरूर होगी कि वो देश के दक्षिण राज्यों में अपनी पकड़ नहीं बढ़ा पाई। बीजेपी 2014 से केंद्र की राजनीति में छाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और अपने विशाल संगठन की वजह से बीजेपी उत्तर भारत के कई राज्यों में जीत का परचम लहराती आई है। लेकिन जैसे ही दक्षिण भारतीय राज्यों की बात आती है, बीजेपी का ये असर गुमसा होता दिखाई देता है। इसकी वजह है कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के पास कोई बड़े कद का नेता नहीं है, ना ही किसी लोकल और बड़ी पार्टी का सपोर्ट, जिसकी कमी हर राज्य में देखने को मिली है। बीजेपी ने जब भी एक आध सीटें जीती हैं, उसके पीछे किसी लोकल पार्टी के सपोर्ट होता है या कोई बड़ा लोकल चेहरा। हालांकि बीजेपी कोशिश कर रही है कि फिर से धीरे धीरे दक्षिण भारत के हर राज्य में सियासी जमीन मजबूत करे। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के लिए बीजेपी क्या रणनीति लेकर आएगी। आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।